हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी मैं पैरेलल रेजोनेंस का टॉपिक कंटिन्यू किए हुए हूँ। आज मैं पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। और यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस ऐसे सर्किट के लिए हो रहा है जिसमें इंडक्टर के साथ भी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर के साथ भी सीरीज में रेजिस्टेंस है और पूरे कॉम्बिनेशन के साथ भी एक रेजिस्टेंस सीरीज में है। पर मस्ट ये है, जरूरी ये है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हम जो है जिसमें पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड हमें अलग अलग पैरामीटर्स इवैल्यूएट करने हैं, तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। अ 400 volts 50 hertz supply feeds energy to a parallel circuit consisting of a 10 angle 30 degree ohms इन अ ब्रांच एंड अ 10 एंगल माइनस 60 डिग्री ब्रांच। मतलब दो ब्रांचेस है एक दूसरे के पैरेलल। एक में 10 एंगल 30 डिग्री ओम्स का इंपिडेंस है, दूसरे में 10 एंगल माइनस 60 डिग्री का ओम्स है। साथ में डिटरमाइन द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट सच दैट इफ कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स। आपको एक ऐसे इम्पिडेंस की वैल्यू पता करनी है सर्किट एलिमेंट की जो सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो with the source, the system comes at the as resonance। मतलब ऐसा इम्पिडेंस आपको कनेक्ट करना है सप्लाई के साथ ताकि पूरा सिस्टम रेजोनेंस में आ जाए, मतलब रेजोनेंस हो जाए या रेजोनेटिंग सर्किट बन जाए। तो मुझे z एंगल थीटा इसमें पता करना है, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखते हैं हमें क्या पता कर पाते हैं, वो भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगी। साथ में इन ब्रांचेस में आप देख सकते हैं कि ये 10 एंगल 30 डिग्री ओम्स लिखा हुआ है, ये इम्पिडेंस। इसका मतलब यहाँ पर इसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है। अब रियल पार्ट जो है वो 10 cos 30 डिग्री हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा j 10 sin 30 डिग्री। अब j के आगे प्लस साइन है, इसका मतलब ये इंडक्टिव है और यहाँ पर 10 एंगल माइनस 60 डिग्री ओम से, तो एंगल निगेटिव होने की वजह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में और इस ब्रांच में इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में। अब मुझे एक यहाँ पर z एंगल थीटा पता करना है। तो ऐसा ये इम्पिडेंस होना चाहिए कि रेजोनेंस कंडीशन में पूरे सर्किट का नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, सीरीज में भी हमने यही देखा कि रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए, मतलब रिएक्टेंस टोटल सर्किट का जीरो होना चाहिए। और पैरेलल रेजोनेंस में भी सर्किट का पूरा रिएक्टेंस जीरो होना चाहिए, तभी वो रेजोनेंस हो पाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने जो भी आपको सीरीज रेजोनेंस या पैरेलल रेजोनेंस बताया, हर बार मैं फ्रीक्वेंसी बदलने की बात करती थी कि फ्रीक्वेंसी बदल बदल के हम देख रहे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंपनसेट कर लेता है, ये नल एंड वॉइड कर देता है, ये हम देख रहे थे। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दी 50 हर्ट्ज, मतलब ये कि 50 हर्ट्ज पर रेजोनेंस हो जाए वो पता कैसे, मतलब वो फाइंड आउट करना है कि 50 हर्ट्ज पे रेजोनेंस हो जाए तो फाइंड आउट करो ऐसा रिएक्टेंस यहाँ पे जो यहाँ का रिएक्टेंस और यहाँ का रिएक्टेंस एक दूसरे को कंपनसेट करके नल एंड वॉइड कर दे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है, हम फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए अलाउड नहीं है। अब फिर भी हमें रेजोनेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट का रिएक्टेंस 50 हर्ट्ज पर ही जीरो करने की कोशिश करेंगे। कैसे, यहाँ का जो रिएक्टेंस आता है उस रिएक्टेंस के इक्वल एंड अपोजिट यहाँ का रिएक्टेंस हो जाएगा, तो टोटल रिएक्टेंस एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे, मतलब टोटल रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, तो 50 हर्ट्ज पर ही रेजोनेंस होने लगेगा। ये लॉजिक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते। तो मुझे अगर यहाँ का रिएक्टेंस पता करना है so that this reactance can compensate this particular reactance, तो पहले मैं यहाँ का तो रिएक्टेंस पता कर लूं। तो इस पैरेलल ब्रांच का इक्विवेलेंट इंपिडेंस मैं पता कर लेती हूँ, जो कि Z1 मैं बोल रही हूँ, और Z एंगल थीटा मतलब जो हम सीरीज में सोर्स के साथ इंसर्ट करने वाला इंपिडेंस होगा जिसका रिएक्टेंस ऐसा होगा कि इस वाले रिएक्टेंस को वो कंपनसेट कर देगा। ठीक है, अब मैं पहले ये वाला इंपिडेंस फाइंड आउट कर लेती हूँ। इस वाले इंपिडेंस को मैं Z1 बोल रही हूँ मैग्नीट्यूड को, और एंगल को मैं θ1 बोल रही हूँ।
अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ओम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका वीडियो आप देखिएगा। हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंपिडेंस जो होता है वो फर्स्ट ब्रांच का ओम्स इनटू सेकंड ब्रांच का ओम्स, दोनों ब्रांचेस के ओम्स का मल्टीप्लिकेशन, चाहे ये इंपिडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो, कुछ भी हो, इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों ब्रांचेस के इंपिडेंसेस का ओम्स का एडिशन। यहाँ का ओम्स कितना 10 एंगल 30, यहाँ का ओम्स कितना 10 एंगल -60, दोनों का एडिशन, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल इक्विवेलेंट इंपिडेंस है इस ब्रांच। मैं ऐसे शो कर सकती हूं, ये आपका 400 वोल्ट्स का सप्लाई हो गया, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये आपका Z एंगल थीटा जो आपको इंसर्ट करना है, और ये वाला आपका Z1 एंगल थीटा 1 हो गया। ये इक्विवेलेंट इंपिडेंस जो मैं निकाल रही हूँ वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के एडिशन से फाइंड आउट कर रही हूँ। अब 10 एंगल 30, 10 अब पोलर में दोनों, तो 10 इंटू 10 दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, और दोनों के एंगल्स का एडिशन होगा, मतलब 30 - 60 - 30 हो जाएगा। डिवीजन में अब पोलर्स का एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो हर बार मैंने कहा है कि पोलर क्वांटिटीज से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, रेक्टेंगुलर क्वांटिटीज से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान होता है। तो यहाँ पर मुझे एडिशन करना है तो पोलर से पॉसिबल नहीं, तो मुझे इनको रेक्टेंगुलर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अब दोनों में 10 है तो मैंने 10 कॉमन निकाल लिया, इन दोनों के न्यूमरेटर में दोनों पोलर को मल्टीप्लाई करके 100 और एंगल -30 अभी बताया वैसे आ गया। डिनोमिनेटर में 10 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा एंगल 1 एंगल 30 और यहाँ बचेगा 1 एंगल -60। अब 100 एंगल -30 एज इट इज है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 10 है, 1 एंगल 30 को मैं 1 cos 30 मतलब cos 30, इमेजिनरी पार्ट j sin 30, इसका रियल पार्ट cos -60 मतलब प्लस cos 60 होगा, और इमेजिनरी पार्ट -j sin 60, तो वो लिख लिया। अब 100 एंगल -30 तो है ही, 10 है ही, cos 30 मतलब 0.866, sin 30 मतलब 0.5, cos 60 मतलब 0.5, sin 60 मतलब 0.866 और माइनस साइन है। अब इसको पूरे को डिनोमिनेटर को हमने मिक्स कर दिया तो न्यूमरेटर तो 100 एंगल -30 आया, डिनोमिनेटर 10 है, और ब्रैकेट में इसके रियल पार्ट 0.866 और 0.5 को ऐड किया तो 1.366 आया, और 0.5 माइनस j 0.866 किया तो 0.366 माइनस j के साथ आ गया। अब 100 एंगल -30 न्यूमरेटर में है तो 100 एंगल -30, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब यहाँ के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट किया तो 1.414 आया, और एंगल -14.99 कैसे आया, -0.366 डिवाइडेड बाय 1.366 और इसका tan इनवर्स किया तो ये आया, तो -14.99 उससे आया tan इनवर्स ऑफ -0.366 डिवाइडेड बाय 1.366 करने से आया है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट तो 1.414, और एंगल कैसे आया, -0.366 डिवाइडेड बाय 1.366 का tan इनवर्स किया तो मुझे ये एंगल मिला, और इसको अप्रोक्सीमेटली आगे जाकर मैं 15 कंसिडर कर रही हूँ। तो ये 100 -30 है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 14.14, और ये -14.99 एंगल है। 100 को अब फिर से पोलर में, न्यूमरेटर पोलर में, डिनोमिनेटर पोलर में, तो मैग्नीट्यूड्स का डिवीजन हो जाएगा, तो 100 को 14.14 से डिवाइड किया तो 7.072 आया, और न्यूमरेटर के एंगल से डिनोमिनेटर का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब -30 + 15 ऐसा हो जाएगा, तो ये -15 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का एंगल को न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो और -14 होगा, और उसके आगे माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर के एंगल से, मतलब ये एक्चुअली -30 माइनस ऑफ डिनोमिनेटर एंगल मतलब -15, तो ये 30 -30 + 15 मतलब -15 ये आ जाएगा इस तरीके से। अब 7.072 cos ऑफ -15 इसको ओपन कर रही हूँ, और j 7.072 साइन ऑफ -15 कर रही हूँ, और इसको जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म किया तो इसको सॉल्व करने पर 6.83 आया, और उसे सॉल्व करने पर -j 1.83 आया।
क्यों किया ये? इसका रीज़न ये है बेटा कि जब इसका मुझे रिएक्टिव पार्ट पता चलेगा तभी तो मैं इसका रिएक्टिव पार्ट उसके इक्वल एंड अपोजिट निकाल पाऊंगी। मतलब इसका जो रिएक्टिव पार्ट होगा वो कितना आ रहा है, -J1.83। तो अगर मुझे इसको कंपनसेट करना है और इस पूरे सर्किट में मुझे रिएक्टिव पार्ट कंपनसेट करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन अगर -J1.83 आ रहा है तो इसमें रिएक्टेंस +J1.83 होना चाहिए। तो वही पूरा मैंने सॉल्व किया कि फॉर रेजोनेंस, यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों को, इस सर्किट का छोटा सर्किट है और इससे फिर ये बना दिया। यहाँ पे दोनों इम्पिडेंसेस सीरीज में है तो दोनों को ऐड करके लिखा और वही लिखा है कि फॉर रेजोनेंस दिस टोटल इम्पिडेंस शुड हैव जीरो रिएक्टिव पार्ट। इसमें क्या होना चाहिए, जीरो रिएक्टिव पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो J cos थीटा हो जाएगा और सॉरी नॉट J, Z cos थीटा हो जाएगा प्लस Z साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो है हमें मालूम है कितना है, 6.83, और ये कितना है इमेजिनरी पार्ट इसका, मतलब इसको ही ओपन करके लिख रहे हैं पूरा, तो 6.83 माइनस J1.83 ऐसा लिख रहे हैं, मतलब Z cos थीटा प्लस J Z साइन थीटा इसकी वजह से। और ये अब समझ में क्या आ रहा है, ये जो है ये रिएक्टिव पार्ट है किसका, Z का। इस Z को अगर मैं लिखना चाहूं तो हो, ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, मतलब इसका रियल पार्ट R है और इमेजिनरी पार्ट X है। तो X कितना, R कितना है, Z cos थीटा है, ये R है, और X कितना है, Z sin थीटा है। तो Z sin थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.83 प्लस साइन के साथ होनी चाहिए। मतलब X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी X की वैल्यू जो कि Z sin थीटा कितनी होनी चाहिए, 1.83 होनी चाहिए पॉजिटिव। तभी जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसका प्लस J1.83 और इसका माइनस J1.83 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा। मतलब इतना रिएक्टेंस हमने अगर यहाँ पे प्लस 1.83 J ऐड इस इंपिडेंस में एग्जिस्ट करता है, रिएक्टेंस इतना ही प्लस J1.83, तो सर्किट रेजोनेंस में चला जाएगा, मतलब सर्किट में रेजोनेंस होने लगेगा। तो अब ये नेचुरली, अब इसका रिजल्टेंट जो मिल रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसमें आपको निगेटिव J मिल रहा है। इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो रहा है, कैपेसिटिव। इसका नेचर कैसा हो रहा है, कैपेसिटिव। तो नेचुरली उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे कौन सा नेचर का रिएक्टेंस लगेगा, इंडक्टिव, और आ भी रहा है प्लस 1.83 J का मतलब इंडक्टेंस है। तो अब ये इंडक्टेंस है तो किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा एल के। ओमेगा मतलब 2πfl, और नेचुरली ये रेजोनेंस ही हो रहा है 50 हर्ट्ज पर, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है। तो मैं एल की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, 1.83 डिवाइडेड बाय 2πfr, और fr मेरी 50 है, 2π3.14, 1.83 डिवाइडेड बाय 2πfr कर रहे हैं, मतलब 1.83 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50 कर रहे हैं, तो 5.82 मिली हेनरी आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इंडक्टर हम इतना क्या मैग्नीट्यूड का रखते हैं तो हमारा सर्किट 50 हर्ट्ज पर रेजोनेंस में चला जाएगा। अब आप कहेंगे रियल पार्ट, तो बेटा रियल पार्ट इज नॉट मैटरिंग हियर। मुझे रियल पार्ट यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। मिनिमम रेजोनेंस होने देना है तो हम रियल पार्ट को मिनिमम ही रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमारे सर्किट में रेजोनेंस पर लॉसेस बहुत हो जाएंगे, इसलिए रेजिस्टेंस मिनिमम ही रहेगा। पर रेजिस्टेंस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ताकि I2R लॉसेस, हीट लॉसेस कम हो। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस है और ये रेजोनेटिंग सर्किट बन चुका है 50 हर्ट्ज पर ही। तो आपसे पूछा गया था कि रेजोनेंस सिस्टम में हो जाए उसके लिए सीरीज में कनेक्टेड इंपिडेंस में क्या की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो बेटा मैंने शुरू में कहा था कि R प्लस JX में से मैं कुछ बताऊंगी और कुछ क्यों नहीं बताऊंगी उसका रीजन। तो R मेरे लिए अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, X मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे रेजोनेंस में डालना है सर्किट को, तो X की वैल्यू प्लस J1.83 होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने L की वैल्यू फाइंड आउट की।
क्वालिटी फैक्टर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, पर बेटा फर्स्ट ईयर में इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो कभी आगे मैं क्वालिटी फैक्टर पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। पर फिलहाल मुझे एज सच फर्स्ट ईयर को लेकर और नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में जहाँ पर बच्चे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर क्यू फैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हाँ पता होना चाहिए, तो वो उतना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो प्रॉब्लम इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल रेजोनेंस वाला। सीरीज रेजोनेंस का भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। एक आध प्रॉब्लम पैरेलल रेजोनेंस की और सॉल्व करने की देखती हूँ, इफ आई फाइंड इट इम्पोर्टेंट देन ओनली, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करूंगी अब। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।